हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारा लीगल स्टडी। एक कोर्स है हमारा BPAG 172, गवर्नेंस इशू एंड चैलेंजेस। फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है ना BPAG 172, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसमें जो ज़्यादातर टॉपिक है ना वो मैक्सिमम इसके टॉपिक रिलेट करते हैं यूपीएससी के सिलेबस से भी। तो इसका मतलब अगर BPAG 172 कोर्स को आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आप जो स्टेट सिविल सर्विसेज की भी कोई तैयारी कर रहा होगा, जैसे बिहार स्टेट सिविल सर्विसेज, इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली और भी अदर जो भी जहाँ पे स्टेट सर्विसेज होती हैं, इसके साथ साथ यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पहली यूनिट है वो है ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। तो इसमें पूरी यूनिट में हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का टर्म का मतलब क्या है, स्टेट का रोल क्या होता है, मार्केट किस तरीके से काम करती है और सिविल सोसाइटीज़ क्या होती हैं। जैसे देखो, अगर आपसे सिंपल सी हम डेफिनेशन में बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि इट रिफर टू द स्प्रेड ऑफ द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, जॉब्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड द कल्चर। मीन्स कल्चर का भी फ्लो होता है, ठीक है, जॉब्स जो हैं वो फ्लो होती हैं, इसके अलावा गुड्स का, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जैसे आप ले लो कि अभी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो हो रहा है इसमें भी। सेम अगर हम कोई यहाँ भी रशियन और यूक्रेन में क्या चल रहा है वो सब न्यूज़ हम पढ़ते हैं। इंडोनेशिया में अभी जो G20 समिट हुई थी तो उसको भी हमने पढ़ा। तो वो क्या है, देखो उसमें क्या है कि सबमिट हो रही है इंडोनेशिया में, लेकिन इंडिया में हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन का फ़्लो हो रहा है। सेम गुड्स का, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे इंडिया कंट्रीज़ में जाते हैं। सम अदर प्रोडक्ट ऑफ द अदर कंट्री केम टू इंडिया, वो इंडिया में आते हैं, तो इस तरीके से गुड्स का फ़्लो होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का फ़्लो होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और ये बेसिक सा मतलब हुआ ग्लोबलाइजेशन का। सो ग्लोबलाइजेशन टर्म्स मीन्स द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, गुड्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स। फिर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द हेलिनर कुछ, जैसे देखो यू आर ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आप जब आंसर में लिखोगे तो प्लीज़ ट्राई टू पुट सम रेफरेंसेस इन योर आंसर शीट। तो इट विल द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन टीचर्स और एग्जामिनर माइंड। तो आप वो अच्छे से पुट करें ये चीज़ें, जो थिंकर्स होते हैं इन सब के कोट करके आप चीज़ों को लिखेंगे तो आपको अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सो यहाँ पे हम बात करें अकॉर्डिंग टू द हेलिनर, द टर्म्स ग्लोबलाइजेशन रिफर टू द ग्लोबल विलेज। ठीक है ना, उन्होंने जो टर्म्स यूज़ किए हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए वो बोला ग्लोबल विलेज। और क्यों उन्होंने कहा है कि द ग्लोबल विलेज मीन्स दैट डिसीजन टेकन इन द वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड इम्पैक्ट द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज क्या मीन्स अभी इन रिसेंटली ए वॉर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड द यूक्रेन। सो दिस वॉर इम्पैक्ट द फूड चेन सप्लाई टू ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट द एनर्जी सप्लाई चेन। तो यही है, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल विलेज के रूप में है, क्योंकि एक जगह जो वॉर होता है वो दूसरे अदर पार्ट्स ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उनको भी इम्पैक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियन, ग्लोबलाइजेशन टर्म्स मीन्स द प्रोसेसेस दैट इंक्रीज इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द मार्केट्स, बिटवीन द स्टेट्स, एंड इट ऑल्सो process the increased interdependency of the products between the different countries। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि एक इंटरडिपेंडेंसी जो होती है डिफरेंट स्टेट्स के बीच वो इम्प्रूव होती है इन ग्लोबलाइजेशन। एंड वी कनेक्ट लाइक ए विलेजेस, जस्ट सेम जो हमने ग्लोबल विलेज देखा था, है ना। तो इंटरडिपेंडेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया अगर हम देखें, सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होते हैं उसको के रूप में हम चाइना से डिपेंडेंट हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम अरबियन जो गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। और जो एनर्जी एंड सप्लाई से भी रिलेटेड, सेम जैसे मिलिट्री वेपन्स और उन सब टेक्नोलॉजीज़ में या तो हम रशिया, इज़राइल, USA, फ्रांस, इन सब कंट्रियों से डिपेंड हैं। सो द यूरोपियन द टर्म्स ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियंस मीन्स द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द कंट्रीज़ एंड बिटवीन द मार्केट। तो ये बेसिक से हमने डेफिनेशन देखी। नेक्स्ट है जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का जेनेसिस क्या है, कि व्हाट डू you mean by genesis? Genesis means the origin. So the terms globalizations का origin क्या है, origin of the globalization. So according to the Robertson, the origin of globalization we can see in a 5 phases.
तो वो 5 फेजेस का वो जिक्र करते हैं। पहला फेज़ है 1400 टू 1500। दिस फेज़ इज़ नोन एज द जर्मिनल फेज़। सो जर्मिनल फेज़ का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीड, मतलब आप कहीं पे ज़मीन में जब सीड उगाते हैं तो वो क्या है, जिस तरीके से पुट द सीड ऑन द इन द सोयल, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ना। तो वहाँ पे सेम है वो जो टर्म्स है, इसका मतलब है जर्मिनल फेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इट मीन्स ड्यूरिंग द 1400 एंड द 1750 यूरोपियन सोसाइटी लिविंग इन ए फेज दैट एंड ऑफ द क्रिश्चियंस या क्रिश्चियनडम एंड द एडवेंट ऑफ द नेशनलिज्म इन द यूरोप। मीन्स अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें कि ये जो फेज़ था वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनडम का मतलब होता है कि जो चर्च डोमिनेटेड जो सोसाइटी थी, मोनार्की जो पूरा वहाँ पे प्रिवेल करता था, वो सारा डिक्लाइन होता है। तो एंड ऑफ द क्रिश्चियनडम, ठीक है। एंड द एडवांट मीन्स टू एक्सटेंड द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन द यूरोप। सो ये जो फेज़ है ये एक तरीके से पहला फेज़ है जिसने ग्लोबलाइजेशन जो टर्म्स है उसको एक तरीके से सीड, यहाँ पे सीड जो हम बात करें तो उस रूप में ये ग्लोबलाइजेशन टर्म्स है यहाँ से उसका उदय होता है। फिर नेक्स्ट फेज़ इज़ द 1715 टू द 1875, इसको बोलते हैं बिगनिंग फेज़। इसमें क्या होता है, व्हेन द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्सलिज्म इन द यूरोप, मीन्स यूरोपियन जो कंपनीज़ हैं एंड यूरोपियन कंट्रीज़ रूल ओवर द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस फेज़ मीन 1715 टू 1875 नोन एज द बिगनिंग फेज़। तो इंसिपिटेंट का मतलब ये होता है बिगनिंग। सो बिगनिंग फेज़ जिसमें क्या है कि नए नए न्यू नेशन स्टेट फॉर्म होते हैं और वो उनको फिर एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो यूरोपियन जो कंट्री हैं, यूरोपियन जो आपकी कंपनीज़ हैं, वो भी डिफरेंट जगह पर रूल करने के लिए रूल करने के लिए वो जाते हैं। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं वो एक कनेक्टिविटी जो हो बनती है अमंग द डिफरेंट नेशन। सो दिस इज़ द बिगिनिंग फेज़। नेक्स्ट इज़ द टेक ऑफ फेज़ 1875 टू 1875। तो यहाँ पे टेक ऑफ फेज़ का मतलब ही क्या है कि मीन्स व्हेन द वर्ल्ड एज वन ग्लोबल कम्युनिटी, मीन्स व्हेन वर्ल्ड सीम्स टू बी एज ए ग्लोबल कैलेंडर, और स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मास वर्ल्ड वाइड जो माइग्रेशन है वो देखने को मिलता है। सो ये है टेक ऑफ फेज़। टेक ऑफ फेज़ का मतलब जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से सही लेवल पे, या ग्लोबलाइजेशन जो है वो सही मायने में हमें दिखाई देता है, टेक ऑफ वो हो जाता है। एंड द लास्ट मीन्स नेक्स्ट फेज़ इज़ द स्ट्रगल फेज़। स्ट्रगल ऑफ द हेजेमनी मीन्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर 1960s को अगर हम देखें तो ये स्ट्रगल फॉर द हेजेमनी था। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस मीन यूनाइटेड नेशन, और इसके अलावा एमरजेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड जिसको हम ग्लोबल साउथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारी कंट्रियाँ जो हैं जैसे इंडिया और अदर कंट्रीज़ वो उनकी फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है। कोल्ड वॉर उस दौरान चल ही रहा था। सो दिस पर्टिकुलर फेज़ इज़ related to the struggle for the hegemony. And the next phase is the uncertainty phase. So uncertainty phase का मतलब क्या है? This phase described by the space explorations and the space technology and the acknowledgement of the global environment problems and global mass media. So ये जो phase है इसमें क्या है कि एक तरीके से space का exploration होता है, space technology, इसके अलावा इंटरनेट में एक्सप्लोर होता है, मास हमें मूवमेंट्स, मास मीडिया, इन सब के रोल दिखाई देते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फेज़ ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, है ना। मीन्स जर्मिनल फेज़ जहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग जो रूट है बिल्कुल जर्मिनल फेज़, एंड देन बिगिनिंग फेज़ व्हेन देन क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट। Next, a takeoff phase during the World War First, and it seems to be like a whole world is just like a global community. Next is the struggle for hegemony phase during the Cold War era. Next is the uncertainty age, means when space explores and space technologies and other global environment problems also arise, in the role of global mass media. तो ये डिफरेंट हमें फेज़ जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के दिखते हैं। एडिशनली अगर हम बात करें कि सर्टेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट सीम्स टू बी टुक प्लेस इन द लेट 1980s एंड अर्ली 1970s व्हेन द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन and the USSR was collapsed, and the state became more private, or state became more competitive in nature.
तो अगर हम बात करें कि बाद में 1990s के दौरान क्या होता है, सोवियत का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और जो आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी, वो कहीं ना कहीं वीक होती है। नए प्लेयर जो है, मीन्स जो राइज ऑफ द कैपिटलिज्म, मीन्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, sorry, after the disintegration of the USSR, we seems a rise of the capitalist economy all over the world। तो ये जो इसको आप कह सकते हो कि एक बेस्ट फेज़ है ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द 1999 ऑल्सो रिकॉर्डेड द पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज व्हेन द डिफरेंट institutions or different powerful regional blocks arises, just like the WTO, various NGO revolutions, and the internet revolution also seems in all over the world। सो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है 1999, उसमें भी उन्होंने यही बोला कि किस तरीके से जो नई नई जो चीज़ें हैं, मीन्स जो ग्लोबलाइजेशन है वो इमर्ज होती है जब न्यू मार्केट अराइज होती हैं और रीजनल ब्लॉक, WTO, NGOs और ये सब चीज़ें जब अराइज होती हैं। सो दीज आर द वेरियस फेजेस एंड दीज आर द, वी कैन से, the origin of the globalization from the medieval time period to the recently 21st century। It all related to the globalization या origin of the globalization। The next is the topic is perspectives on globalization। So different type of perspectives, means economic perspective। So what do you mean by economic perspective here? Economic perspective means कि decrease the cost of the manufacturing, or we can say means the company can offer good at the lower price to the consumer, and consumers have different, or we can say consumer has different choices, wide variety of choices also in front of the consumer। सो इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, जो इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन को जो हम समझ रहे हैं उसको इकोनॉमिक अगर पर्सपेक्टिव से समझना हो तो हम कैसे समझेंगे, तो हम यही समझेंगे कि डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द लोअर प्राइस गेट बाय द कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स नाउ हैज़ द डिफरेंट वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव का, कि किस तरीके से इकोनॉमी में बदलाव होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Next is the social culture perspective। Just a minute. Next is the social cultural perspective। It means out the globalization is the product of the modernity which lifted out the social relations। और जैसे अभी आप रिसेंट में एक चीज़ ले लो लिवाइस जो है, ठीक है, कैसे लिवाइस जो है वो पूरी दुनिया में है। मैकडी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, तो चाइनीज़ फूड आइटम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। सो दीज ऑल टर्म्स रिलेटेड टू द सोशल कल्चर परस्पेक्टिव, मीन्स हाउ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट द सोशल एंड कल्चरल थिंग्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये हुआ सोशल कल्चरल परस्पेक्टिव। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट। तो यहाँ पे क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ मच एज द political fact as well as the economical fact, means globalization terms is also associated with both in the political way, or we can say in the economical way। It is influenced by the complicated negotiations among the different countries, private corporations, international institutions like UNO and World Bank, means World Bank and International Monetary Fund। So now welfare state became the competitive state and they favor the privatization। So यहाँ पे हमें चीज़ समझना होगा कि role of the globalization to state become the private player, and we can see the many competition arises between the states in the phase of globalization। So the terms globalization is more equally associated with the economical sense as well as the political sense, and how globalization's term impact the ideology, or how globalization term impact the idea of the secular or welfare states to become the capitalist state। ठीक है, इस तरीके से हमें ये फेज़ जो है वो दिखाई देता है, और जहाँ पे डिफरेंट UN जो एजेंसीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें, नाउ द स्टेट लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मार्केट ऑपरेशनल्स एंड state also provide some basic goods like health, education and transport networks. State tries to become a friendly natures of more investment. ठीक है, all these things also appears in the, we can say, रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि अभी आपको एक चीज़ समझनी होगी कि पहले क्या होता था ना, पहले ये होता था कि स्टेट जो है वो ज़्यादातर सिर्फ वेलफेयर के ही काम करता था. लेकिन अभी आप रिसेंट में देखो इंडिया क्या कर रहा है. इंडिया डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, मतलब उनके इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाता है, इन्वेस्टमेंट की जो बात करता है इंडिया. ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हैं जिसके तहत जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट आए वो इजी हो सके. ठीक है, इसके अलावा हमारे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ टाई अप हो रहे हैं, सेटअप हो रहे हैं. बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें कोलैबोरेशन किया जा रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर्स. सो ये जो चीज़ें हैं कि ये दिखाता है, ये जो पूरा टॉपिक ही है ये यही दिखाता है कि हाउ द ग्लोबलाइजेशन टर्म्स affect the ideology, or we can say how globalization terms associated with the state and its policies. ठीक है, और अभी आप ये ज़रूर आपने भी महसूस किया होगा कि हाँ जो स्टेट है वो ज़्यादा अब कॉम्पिटिटिव, और अपने हर कोई स्टेट अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सेटअप करने की. जैसे हमारा आत्मनिर्भर भारत जो पूरा प्रोविज़न है जो हम लेके चले हैं, मेक इन इंडिया, ये ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो क्या हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को ही कहीं ना कहीं एसोसिएट करती हैं. इसके अलावा द नेक्स्ट टर्म इज़ द ग्लोबलाइजेशन एंड द मार्केट. इसका मतलब क्या है, नाउ द मार्केट इज़ ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सिंपल सा मतलब है कि मार्केट जो है वो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है. जैसे सिंपल सी बात ले लो कि आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ. जैसे मान लो कोई व्रत चल रहा है, ठीक है, जिस दौरान डिमांड है कि यहाँ पे जो केले हैं मान लो वो खाए जाते हैं, है ना, तो उस दौरान क्या है कि केले की डिमांड बढ़ जाएगी. सेम जैसे अगर हम बात करें कि कुछ पर्टिकुलर सीज़न में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर फ्रूट्स है जो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो वो क्योंकि वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में है तो तब तो वो चीज़ें ठीक है. लेकिन अगर मान लो किसी एरिया में बिल्कुल ये फ्रूट्स नहीं उगते, जैसे हम एप्पल कहें, एप्पल जो हमारे जो नॉर्थ खासकर जो ये बीच वाला जो रीजन है, जैसे राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, गुजरात और ये एमपी, इन सब में ये नहीं ग्रो होता है ना, क्योंकि ये ठंडे रीजन्स में मिलता है, जैसे कश्मीर में. तो यहाँ पे जो मैंने बात की कि जैसे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ पे क्या है कि डिमांड अगर होगी तो प्राइस जो है वो एकदम से बढ़ जाएंगे, और अगर डिमांड नहीं होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएंगे. सो मार्केट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन वो कैसे मार्केट को फ़ायदा पहुंचाती है. सो ग्लोबलाइजेशन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द मार्केट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. मीन्स यहाँ पे क्या होता है, वी हैव द ग्रेट फ्रीडम ऑफ द चॉइस फॉर द इंडिविजुअल. हम कोई जैसे अभी गाड़ी आप लेना के सोच रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे. ठीक है, इसके अलावा सेम आप कपड़ा बाई करने जाते हैं तो बहुत सारे आपको वहाँ पे मार्केट में ऑप्शंस जो हैं वो चॉइसेस मिल जाएंगे. इसके अलावा अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट, ये सब भी ग्लोबलाइजेशंस में हमें मिलती हैं. इसके अलावा हायर इनकम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब प्रोडक्शन एंड इनवर्ड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ऑल दीज थिंग्स इज रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन. ठीक है ना, तो ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट का मतलब ये है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट द मार्केट इन ए पॉजिटिव वे by the means via following regions, means the transfer of the technology and people get higher opportunities in the job perspective, and consumer have a variety of opportunities for the investment and for buying the things and great freedom of the choice. So these all things related to the globalization which positively impact our market. Next जो term है वो है friends ग्लोबलाइजेशन and the civil societies. अगर हम इसको समझें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि द रियलिटी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज़ दैट इट टच एवरी एस्पेक्ट of the lives, means economical aspect, political aspect, as well as cultural or environmental aspect, है ना. So according to the World Bank, civil societies means
means the organizations, community groups, non-governmental groups like NGO, labor unions, indigenous groups, charitable organizations, faith-based organizations, and various other associations. सो सिविल सोसाइटीज़ का जो मतलब ही है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि जो ग्लोबलाइजेशन जो टर्म्स हैं उसका कहीं ना कहीं जो वो टर्म्स है वो उसका मतलब ही है कि डिफरेंट कम्युनिटी जो ग्रुप्स हैं, एनजीओ जो हैं, लेबर यूनियंस, इंडिजीनियस ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप एंड वॉलंटियर में स्टूडेंट ग्रुप जैसे वुमेन एसोसिएशंस, ये सब को मिला के सिविल सोसाइटीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इज इम्पैक्ट या इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन द सिविल सोसाइटी। सो यहाँ पे भी बहुत सारे वही हैं कि स्ट्रेंथ द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस and it protect the environment, it protect the human right, it support the education, it support the promotion of the women and इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन जो है इन सिविल सोसाइटीज़ की हेल्प से, मीन्स ये जो ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, इनकी हेल्प से जो ह्यूमन राइट के इशू हैं, जैसे मान लो कहीं पे भी, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि ब्लैक अमेरिका में कोई मान लो ब्लैक से रिलेटेड एक आपने पीछे से घटना देखी होगी कि वहाँ पे एक ब्लैक आदमी को पुलिस ऑफिसर उसके गर्दन पे पैर रख के उसको मार देते हैं। ये जब वीडियो वायरल होती है तो उससे क्या होता है, ह्यूमन राइट के जो मेंबर्स हैं, एसोसिएशंस, वो अलग अलग जगह पे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है कि ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है उसके कारण पूरी जो सोसाइटीज़ हैं वो अब इंटरलिंक हो गई हैं और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनका रोल पॉजिटिवली बढ़ा है, क्योंकि अभी जैसे कहीं पे भी कोई इशू होता है तो वो पूरी दुनिया में वो चीज़ें फैलती हैं और अगर गलत हो रहा है, इनजस्टिस कहीं पे हो रहा है तो लोग चाहे किसी भी देश के हों उनके सेंटिमेंट ऐड होते हैं और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं वो सिविल सोसाइटीज़ की मदद से, इन एनजीओ इन एसोसिएशंस की मदद से हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो चाहे और अलग अपने जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कहीं ना कहीं दिखती हैं। फिर इसमें अगर हम एक चीज़ देखें यहाँ पे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम अबव एंड द ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आप ध्यान रखना कि ये फाल्क जो थिंकर है, अकॉर्डिंग टू द फाल्क, ग्लोबलाइजेशंस फ्रॉम बिलो का मतलब ही है कि वी ऑलवेज पुट द ह्यूमन फर्स्ट, है ना, नोट द मार्केट फर्स्ट, and the terms globalization for above, it means we put the market first, not the human first। क्या मैंने बोला, ग्लोबलाइजेशन अगर हम बोलें कि ये जो टर्म्स हैं ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो, ये जो टर्म्स हैं फाल्क ने दी थी, फाल्क एक थिंकर है, उन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो का मतलब ये है कि ह्यूमन फर्स्ट मीन्स द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल वी पुट एट द टॉप पोजिशन एंड द मार्केट इज़ द सेकेंडरी थिंग। But some other private players or thinkers, they said that no, market is on the first position and the human dignity and human freedom is the secondary। so वो जो टर्म है जो पहले मार्केट को रखते हैं उसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम अबव, एंड जो लोग इंसान डिग्निटी, ह्यूमन फ्रीडम, वैल्यूज़, इन सब को जो ऊपर रखते हैं वो है ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो। तो ये पूरा हमारा चैप्टर है। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, इसके बिल्कुल क्रीम नोट्स आपको चाहिए पूरी एनसीईआरटी इस पर्टिकुलर यूनिट्स के, तो आप मुझे ज़रूर मुझे मैसेज या मेल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि ये देखो, ये जो टर्म्स है ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ द स्टेट मार्केट एंड द सिविल सोसाइटी, तो ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और ये मैक्सिमम 3.5 से 4 पेज में ही ये पूरे नोट्स जो हैं क्रीम वो आपको दिख जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप मीन्स मैं ये इतना बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ बोलता हूँ कि जो लोग नोट्स को साथ रख के और लेक्चर के साथ उसको सुनते हुए पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आपको कोई भी आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यही है, अगर जिनको नोट्स चाहिए तो वो मुझे मैसेज करें, ठीक है, या तो मेल करें और वो इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो प्राइस है ये भी मैं बता दूं कि सिंपल है, एक जो पर्टिकुलर यूनिट है उसका सिर्फ 10 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से आप जितने भी यूनिट को परचेज़ करते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।